सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप? होप दैट यू पीपल आर डूइंग फाइन। ओके, अभी कुछ स्कूल्स में जो एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें कई सारे बच्चों को जो डिफ़िकल्टी रही वो थी केस स्टडीज़ से रिलेटेड। ओके, इससे पहले भी मैंने केस स्टडीज़ के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। ओके, तो अगर आपने उन बातों को अगर पहले नहीं सुना होगा तो मैं फिर से कुछ कंसेप्ट जो केस स्टडीज से रिलेटेड है या कुछ डाउट्स है बच्चों के मन में वो क्लियर करवाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि केस स्टडी यानी आपका नॉर्मल जैसे क्वेश्चन पेपर बाकी के क्वेश्चन है वैसा ही आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी मतलब कुछ और चीज़ नहीं है, या केस स्टडी बनाने के लिए कोई प्लूटो से नहीं आ रहा है या जुपिटर या मार्स से कोई नहीं आ रहा है। केस स्टडीज़ यानी आपका वो कंटेंट जो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, खास करके थियोरेटिकल पार्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके एक्सरसाइज से पहले मतलब आपका टॉपिक स्टार्ट होने के बाद एक्सरसाइज से पहले का जो कंटेंट रहता है वही सब कुछ आपके केस स्टडीज़ में इन्वॉल्व, मतलब उसी से रिलेटेड आपकी केस स्टडीज़ आती है। अब बोर्ड ने पिछले 2-3 सालों से केस स्टडीज़ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए इंक्लूड किए। उससे पहले खास करके एसएसटी और साइंस के लिए केस स्टडीज़ होती थी, लेकिन मैथ्स के लिए पिछले 2 या 3 सालों से 2-3 एकेडमिक से उन्होंने स्टार्ट किया है। अब जो भी हो हमें उसको अटेम्प्ट तो करना है, हम छोड़ तो नहीं सकते। तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए जो कंटेंट आपका शुरुआत में होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब बच्चों के मन में है कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन बाहर से होते हैं, तो मैं फिर से एक बार क्लियर करवाना चाहता हूँ कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आपका जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो एनसीईआरटी का बुक है, वहीं से आपकी केस स्टडी जनरेट होगी, वहीं से आपकी केस स्टडी आएगी। तो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाले, वो आपके टेक्स्ट बुक से ही जो पहले का कंटेंट। हाँ, बस इतना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा। ओके, आप केस स्टडीज़ के लिए आपको कोई कुछ भी बोल सकता है कि ये टॉपिक में से केस स्टडी आएगी या उस टॉपिक में से केस स्टडीज़ आएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, केस स्टडीज़ किसी भी टॉपिक से आ सकती है, ट्रायंगल से आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री से आ सकती है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से आ सकती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ सकती है, पॉलिनोमियल से आ सकती है ना। केस स्टडी किसी के ऊपर भी बन सकती है, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के ऊपर बन सकती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बन सकती है, एज प्रॉब्लम्स, मतलब कोई पैराग्राफ में कोई रिलेशंस बताए जाएंगे, उनकी कुछ कंडीशंस बताए जाएंगे और उसके ऊपर इक्वेशन फ्रेम करके हमें सॉल्व करना होगा, है ना। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी केस स्टडी आ सकती है। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक नहीं या 2-3 टॉपिक है इसी में से केस स्टडी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी एपी में से भी आ सकती है, स्टैटिस्टिक्स में से भी केस स्टडीज आ सकती है, केस स्टडी कहीं से भी बन सकती है। केस स्टडी आपके 3 आएंगे, 4-4 मार्क के लिए 3 केस स्टडीज आएंगे। उसके लिए एक अलग से सेक्शन होगा, सेक्शन ई, है ना। पिछले 2 महीने पहले ही सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं उस फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो कि केस स्टडीज़ के बारे में उन्होंने अलग से एक ई सेक्शन रखा है। तो आपको A to Z जो गाइडलाइंस उस पेपर क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है उसमें जो गाइडलाइंस है वही आपको A to Z फॉलो करने हैं। अगर आप सैम्पल पेपर्स डेली सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ केस स्टडी आपके लिए कोई नया कंसर्न नहीं रहेगा। अब बच्चे बोलते हैं कि सर प्रिपरेशन केस स्टडीज़ के लिए अलग से करना है कि बिल्कुल नहीं। आप हर संडे को यहाँ से आगे आपके पास कम से कम आपके एग्ज़ाम तक 15 संडेज रहेंगे, तो हर संडे को एवरी संडे आप क्या करिए, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम का टाइमिंग है 11 से 2, उसी टाइमिंग में आप सैम्पल पेपर ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए। कोई बोलेगा सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो क्या करना है, तो ठीक है, जितने क्वेश्चन आप मन से सॉल्व कर सकते हो उतने करिए, और जो क्वेश्चन में आपको हेल्प चाहिए वो आप हिंट के लिए बुक से देख सकते हो। लेकिन सैम्पल पेपर लास्ट तक वेट नहीं करने के आप मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सैम्पल पेपर आप अभी से स्टार्ट करिए। अभी नवंबर का एंड चल रहा है, ओके, जैसे फरवरी के एंड में आपके एग्जाम्स टेंटेटिव डेट्स बोलिए, वो आगे भी हो सकते हैं, है ना, मार्च में भी जा सकते हैं। टेंटेटिव डेट्स उन्होंने फेब के एंड में बोली है, तो
लास्ट ईयर जैसे उन्होंने मार्च में बोला था और एग्जाम्स मई में कंडक्ट हुई थी, तो इस साल भी 15 दिन 1 महीना है ना, थोड़ा बहुत 8 दिन हो सकता है आगे चले जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। ये मैं पक्के से नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स है आपको जो आई है फेब के एंड में, वो टेंटेटिव डेट्स है। तो चलो आप जब एग्जाम कंडक्ट होनी है तब हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स, ये 4 ही मेन चीजों पे फोकस करना है ना। हर संडे अगर आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, है ना, तो आप यहाँ से आगे भी कम से कम 15 से 20 सैम्पल पेपर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम क्लास में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करने वाले, बहुत सारे अदर पेपर्स करने वाले, तो यहाँ पर मेरे साथ भी आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि कौन से टॉपिक से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो आप कहीं से भी शुरू करिए, है ना, आप किसी भी टॉपिक से शुरू करिए। कोई बोलते हैं कि हमने ई सेक्शन से चालू करना चाहिए क्या, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी। आप अभी से जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आप पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक A to Z हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि हमने लास्ट क्वेश्चन पहले किया और फिर डी सेक्शन, सी सेक्शन, बी सेक्शन, ए सेक्शन, ऐसा उल्टा मत करो। आप ए सेक्शन से शुरू करो और फिर ई सेक्शन तक चले जाओ, है ना। बस उसमें ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के समय कोई क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, उसके लिए स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सीक्वेंस उल्टा मत करो। आपको कोई कुछ भी बोलेगा कि ई सेक्शन से चालू करो या डी सेक्शन करो, पहले जो बिगर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, ऐसा मत करो। आप इजी पहले क्वेश्चन से सेक्शन ए से स्टार्ट करो, फिर आगे बढ़ो। अब मैं फिर से एक बार बोलूंगा, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए मार्च या अप्रैल का वेट ना करिए, अभी से स्टार्ट करिए, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। मतलब जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। कल संडे है तो मैं बोलूंगा आप कल से स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। 11 से 2 हमारा फिक्स टाइमिंग है, 11 से 2 के बीच में एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, मतलब करना है एनी हाउ कंडीशन। 3 घंटे के लिए उस जगह से उठना ही नहीं है, चाहे कोई आए, कोई कुछ भी बोले, आपको कोई कुछ भी कहे, 3 घंटे के लिए उस जगह से उठना नहीं। ये अपने आप से वादा करना है कि नो कॉम्प्रोमाइज फॉर संडे फॉर सैंपल पेपर, संडे फॉर सैंपल पेपर। ये बिल्कुल बात आपके मन में गांठ बांध कर रखनी है कि संडे के दिन और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर आपका होना ही चाहिए, उसके सिवाय रुकना ही नहीं है। फॉर एनी हाउ कंडीशन एक सैंपल पेपर करना है, मतलब करना है। ओके, आपके सैंपल पेपर्स आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। हाँ, हो सकता है पहले 2-3 सैंपल पेपर आपको टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स। कोई कुछ भी बोले, अरे पढ़ाई नहीं हुई, क्यों स्टार्ट कर। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट टास्क है जो आप 11 से 2 करने वाले हो तो उसके बाद करिए या उससे पहले करिए, लेकिन 11 से 2 ये हमारा टाइमिंग है। ये टाइमिंग किसी भी सूरत में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जो लोग, है ना, किसी रीजन से या किसी बहाने से कोई फेक रीजन देकर क्लासेस बंक कर रहे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप बंक कर रहे हो, बाकी लोग नहीं बंक कर रहे, है ना। तो आपने भले ही, है ना, आप स्कूल हो या क्लास हो या कोई भी चीज, आप भले ही बहुत कैजुअली ले रहे हो, ये आप आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप किसी और को फूल कर सकते हो, खुद को नहीं कर सकते, है ना। जो चॉइसेस और जो डिसीजंस अभी आप ले रहे हो, उससे आपका आने वाला कल बनने वाला है, उससे आपका आने वाला रिजल्ट जनरेट होने वाला है। सो स्टॉप मेकिंग द एक्सक्यूजेस। स्कूल, क्लास, आपकी हर एक एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट बंक इट फॉर एनी रीजन। और चाहे आपको छोटे सा कोई भी आपके दिन में कोई भी छोटा से छोटा भी अगर कोई भी क्वेरी है, तो उसको तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई करना है, उसको बात के लिए नहीं रखना है, मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी टाइम है, अभी कर लीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 ही बुक्स आपको फॉलो करनी है। एग्जाम्पलर इज अ वेरी क्वालिटी बुक,
हैव अ 100% फेथ एंड ट्रस्ट ऑन इट, डोंट गो फॉर एनी अदर रेफरेंस बुक। मैं आपको एश्योर करता हूँ ये 2 बुक्स, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, अगर ये 4 चीजें आपने कर ली तो आपको 100 लेने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके। अगर आपने कमिटमेंट किया तो आपका कमिटमेंट आपके सिवाय कोई और नहीं तोड़ सकता। आपने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करो। एक्सक्यूज देने के लिए जिंदगी पड़ी है ना। एक्सक्यूज हम कभी भी देते हैं, लेकिन एक्सक्यूज देना बंद करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, बहुत कम टाइम बाकी है ना। सारी एक्टिविटीज हर साल होती रहेंगी, आपके फ्रेंड्स के बर्थडेज, आपका घूमना, आपका बाहर जाना, ये हर बार होते रहेगा। क्रिकेट मैचेस, सारी चीजें चलती रहेगी। बस आपकी पढ़ाई, ये जो टाइम है ये कभी वापस नहीं आएगा। सो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, फोकस ऑन योर एकेडमिक्स, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे लाला हरदयाल, जो फ्रीडम फाइटर भी थे। उनका कहना था कि जो लोग मैथमेटिक्स को बोरिंग बोलते हैं या जो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, तो ये तो उनके दिमाग की सोच है। मैथमेटिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आप जितना टाइम उसको दोगे उतना आउटपुट आपका मैथमेटिक्स आपको देगा। और मैं आपके साथ हूँ, 100% यू कैन अचीव इट। आई हैव अ फुल फेथ एंड ट्रस्ट ऑन यू पीपल। I have a full faith and trust on you people। अगर आप सोचोगे तो आप पा सकते हो। It's up to you कि आपको टाइम पास करना है, रीजन देना है या रिजल्ट जनरेट करना है। जो रिजल्ट जनरेट करने वाले लोग हैं उनके लिए, उनके साथ में हमेशा हूं। आप कोई भी चीज अगर दिल से करोगे तो 100% आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके एफर्ट्स कभी जाया नहीं जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूं, आपके एफर्ट्स हर जगह काउंट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया और कल आपको आ गया, है ना। सो इट्स अप टू यू। आपको किसी चीज को एक्सक्यूज देकर आगे बढ़ना है या उस चीज को रेक्टिफाई करना है, इट्स अप टू यू। मैं तो बोलता हूं अगले 3-4 महीने के लिए सेल्फिश बनिए, फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा दूर बनिए, सोशल मीडिया से दूर चले जाइए। सिर्फ आपकी पढ़ाई और आपकी पढ़ाई, आपका क्लास और आपकी स्कूल के अलावा आपका कोई और मकसद आने वाले टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा अगले 3-4 सालों के लिए अगर आप ये करोगे तो आपका रिजल्ट 100% बनेगा। इज इट क्लियर? सो अगर कोई डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क मी, ओके। और फिर से मैं बोलूँगा केस स्टडीज के लिए आपको प्योरली आपका एनसीईआरटी ही रेफर करना है। सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें भी केस स्टडीज दिए, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पिछले 2-3 सालों के देखोगे तो वहां पर भी आपको केस स्टडीज नजर आएगी, ओके। या आरडी शर्मा भी उन्होंने केस स्टडीज दी है, तो आरडी शर्मा भी आप केस स्टडीज के लिए रेफर कर सकते हो, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बाकी सारी चीजों के लिए आप आपकी जो बुक्स है रेगुलर उसी से सॉल्व करिए, ओके। सो थैंक यू सो मच।